प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और उसे कैसे देखना चाहिए। देखिए, राजयोग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना होता है। बहुत ही टिपिकल वे से या बुकिश तरीके से अगर आप राजयोग को देखते हो तो फिर आप उस राजयोग को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक थोड़ी सी अलग दृष्टि की आवश्यकता राजयोग में अवश्य ही होती है। तो राजयोग कौन से? राजयोग का मतलब पहले समझिए। राजयोग क्या है? तो जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, ऑनर, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिलना, तो ये कहीं ना कहीं तो राजयोग प्रदान करता है। आजकल के युग में अगर देखा जाए तो अच्छा करियर, करियर से धन संपत्ति की प्राप्ति होना, ये सब राजयोग में देखा जाता है। तो राजयोग कौन से है? देखिए, पंच महापुरुष योग है, धर्म कर्माधिपति योग है, केंद्र त्रिकोण योग है जिसमें धन योग है, अखंड साम्राज्य योग है, देन राहु केतु के अनुसार भी कुछ राजयोग बनते हैं, देन एक्सचेंज योग है यानी कि अनन्य योग, देन विपरीत राजयोग है और स्पेशल कंजंक्शन भी है जो राजयोग को निर्माण करते। अब पहला देखते हैं पंच महापुरुष योग। देखिए, पंच महापुरुष योग अगर आपको समझना है तो सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस और मरकरी अगर ये केंद्र में उच्च के हैं, बलवान है, स्वराशि के हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये पंच महापुरुष योग बन जाता है। लेकिन अगर बहुत ही बुकिश तरीके से या बहुत ही टिपिकल वे से अगर आप देखेंगे तो ये उतना आपको इफेक्टिव नहीं लगे। राजयोग में, पंच महापुरुष योग में खास तौर पर सैटर्न से बनाया गया राजयोग और जुपिटर से बनाया गया राजयोग और मार्स से बनाया गया राजयोग, ये खास तौर पर दशम भाव में, लग्न भाव में पंच महापुरुष योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन उतने रिजल्ट फोर्थ हाउस में या सेवंथ हाउस में नहीं देते। जैसे कि मार्च सेवंथ हाउस में पंच महापुरुष योग बना रहा है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर वो फोर्थ हाउस में भी है तो भी वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर वीनस बना रहा है या फिर जुपिटर बना रहा है पंच महापुरुष योग, तो वो अच्छा रिजल्ट अवश्य ही देगा। तो इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ता है। लेकिन टिपिकली मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इनका दशम भाव में राजयोग बहुत ही परिणामकारक होता है, इफेक्टिव होता है और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लग्न में जुपिटर का, वीनस का, सैटर्न का राजयोग बहुत अच्छा माना जाता है। देन मार्स, क्योंकि मार्स कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट यहाँ पर अवश्य ही निर्माण करता है। देन देखिए, सिर्फ प्लैनेट बलवान होने से पंच महापुरुष योग बनता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही आएगा ऐसा नहीं है। अब ये जो परिणाम होगा वो डिपेंड होगा खास तौर पर कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उसमें से पहला है लग्न, यानी कि लग्नेश सही होना चाहिए, क्योंकि वो कुंडली का कैप्टन है। अगर कैप्टन सही नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, वो खुद बलवान नहीं है, तो टीम अच्छी होके भी अच्छा काम नहीं करेगी। वही कंसेप्ट यहां पर है कि अगर लग्नेश वीक है तो बाकी राजयोग होने से भी वो उतना परिणामकारक नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट है कि आपको नक्षत्र देखना आवश्यक है कि जहां पे पंच महापुरुष योग बन रहा है सैटर्न का, और सैटर्न सपोज सैटर्न का बन रहा है, सैटर्न किस नक्षत्र में है वो देखना बहुत आवश्यक है कि वो एनर्जी किस तरीके से वर्क हो रही है, उसके ऊपर भी रिजल्ट डिपेंड है। और देन अंत में है दशा। लेकिन पंच महापुरुष योग में खास तौर पर दशा के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो देखनी आवश्यक होती है। पंच महापुरुष योग, क्योंकि ये मूलतया व्यक्तित्व को निर्माण करता है कि कैसा होगा व्यक्तित्व, किस तरीके से होगा व्यक्तित्व, ये सब चीजें वो निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं तो
अब इसे डिकोड करने के लिए आपको नक्षत्रों को भी देखना आवश्यक होता है। वो कैसे? अभी इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहां पे देखिए मार्स लग्न में है, वो भी उच्च का है, और दशम भाव में सैटर्न है, वो भी उच्च का है। तो यहां पर सैटर्न और मार्स इस दोनों ने ही पंच महापुरुष योग का निर्माण किया है। लेकिन इसे डिकोड करना चाहिए। देखिए ये इसका रिजल्ट क्या निर्माण करेंगे? मार्स भी उच्च का है, बहुत ही पावरफुल है, सैटर्न भी उच्च का है, तो कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति का गोल बहुत ही बड़ा होगा, जीवन में बहुत उच्चतम हासिल करने में ये हमेशा लगा हुआ। जो भी इसका गोल है वो प्राप्त करने के लिए ये कुछ भी करेगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न भी उच्च का। तो इसे अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये इसका गोल, ये बेसिक स्ट्रक्चर या व्यक्तित्व ये राजयोग उसे दे। लेकिन क्या ये उसका नेचर उसके लिए सही होगा? क्या ये राजयोग सच में फ्रूटफुल होगा? देखिए किस तरीके से इसकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, ये भी देखिए। अब ये सैटर्न के बारे में देखा जाए तो सैटर्न है लगभग, अगर आप देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र में है, और नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में वीनस मरकुरी के साथ। तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़े बनने का सपना इसका लॉस अवश्य ही कराएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये राजयोग की एनर्जी 12th हाउस में डाइवर्ट हो रही है, जिसका मतलब ये पहले बहुत लॉसेस करवाएगा और फिर राजयोग दे सकता। तो टिपिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ दशम भाव में सैटर्न है, पंच महापुरुष योग बना रहा है तो बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं। ये लॉसेस करवाएगा, क्योंकि उसकी जो नक्षत्र एनर्जी है वो सही से चैनलाइज नहीं है कुंडली में। देन इस मार्स को भी देखिए, मार्स लग्ना में वैसे भी विषय वासना को बहुत तीव्र देता है, क्योंकि व्यक्ति के बीच भीतर स्वभाव दोष का भी निर्माण करता है। तो ये मार्स कहीं ना कहीं तो डिजायर्स को उत्पन्न करता है, वासनाओं को तेज करता है। और देखिए ये मार्स श्रवण नक्षत्र में है, यानी कि 7th हाउस को वो एक्टिवेट कर रहा है। यानी कि डेफिनेटली इस ये जो मार्स है जो राजयोग बना रहा है पंच महापुरुष योग, वो इसे विषय वासना बहुत ज्यादा देगा, डिजायर्स बहुत ज्यादा देगा, जिस कारण ये व्यक्ति वासनाओं में लिप्त रह सकता है। तो दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मार्स लग्न में उच्च का, सैटर्न 10th हाउस में उच्च का, लेकिन एनर्जी सही से चैनलाइज नहीं है इस राजयोग की, ड्यू टू द नक्षत्र पोजीशन। तो सैटर्न 12th हाउस को चैनलाइज कर रहा है, मार्च 7th हाउस को चैनलाइज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये सपनों के पीछे भागकर अपना नुकसान करवाएगा। ये मार्स इसे डिजायर्स भी देगा और वासनाएं भी देगा, तो ये कहीं ना कहीं तो एडिक्शन में ये व्यक्ति एडिक्शन के तरफ जा सकता। और इस सैटर्न के आगे ठीक सन और केतु है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये सैटर्न को ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉकेज लगा रहे हैं। तो ठीक तरीके से एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यहां पर अगर 4th हाउस में जुपिटर ने बनाया हुआ राजयोग अच्छा होता है, वीनस ने अच्छा होता है, क्योंकि ये 4th हाउस है जिस कारण। लेकिन सपोज कीजिए कि 4th हाउस में जुपिटर है और उसका नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं तो ये राजयोग की एनर्जी ठीक से चैनलाइज नहीं होगी, तो जिस कारण कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट्स होंगे। और दूसरी चीज, एक बात को समझिए, राजयोग जब भी कुंडली में होते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसके पीछे दुख भी आता है, यानी कि लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी भी आती है व्यक्ति के जीवन में। तो जब भी किसी व्यक्ति को राजयोग मिलता है तो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, चाहे पब्लिक फिगर हो, तो बाद में उनके जीवन में कहीं ना कहीं तो अचानक से संकट आता है। तो ये संकट आपको देखना पड़ता है कि राजयोग तो ठीक है, लेकिन ये बैड इंपैक्ट राजयोग का कहां से आ सकता है। तो सैटर्न किस तरीके से निर्माण कर रहा है, मार्स किस तरीके से निर्माण कर रहा है, ये भी देखना आवश्यक है। तो पंचमहापुरुष योग दिखने में सही लगता है, लेकिन वो कैसे चैनलाइज हो रहा है वो अवश्य ही देखिए।
देन नेक्स्ट है धर्म कर्माधिपति राजयोग। ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। मैं इसे एक अच्छा राजयोग मानता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी तरीके से कुंडली को आगे लेकर जाता है और चैनलाइज भी अच्छी तरीके से करता है। अब इसे कैसे समझना है? 9th हाउस कुंडली का धर्म हाउस है और 10th हाउस कुंडली का कर्म हाउस है। जब भी ये दोनों हाउसेस कनेक्टेड होते हैं तब धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। अब ये कैसे आप देखेंगे? जैसे 9th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, ये एक वेरिएशन हो गया, तो ये भी धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। देन 10th लॉर्ड, सपोज सैटर्न है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पर 10th लॉर्ड सैटर्न 9th हाउस में है तो भी धर्म कर्माधिपति योग बन गया, और 9th लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में है तो भी धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। अब इसके परिणाम क्या है कि व्यक्ति करियर में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। करियर में अच्छी तरीके से उससे कहीं ना कहीं तो भाग्य का साथ मिलता है, प्रोस्पेक्टस अच्छे होते हैं, पोजीशन, ऑथोरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, ये सब चीजें मिल जाती है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो इस चीजों का उपयोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी करता है, यानी कि ये व्यक्ति प्रिय बन जाता है, अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेके जाता है। लेकिन इसमें एक्सचेंज योग इन दोनों का सबसे बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है, यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस का अनन्य योग, एक्सचेंज योग, जो कि हम आगे देखने वाले, ये फर्स्ट ग्रेड राजयोग, धर्म कर्माधिपति। देन नेक्स्ट 9th लॉर्ड इज इन द 10th और 10th लॉर्ड इज इन द 9th, इसमें से एक। देन अब ये 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक साथ अगर 5th हाउस में होते हैं, लग्न में होते हैं और 11th हाउस में होते हैं तो इट्स वंडरफुल कंडीशन। ये बहुत ही अच्छा राजयोग को चैनलाइज करता है धर्म कर्माधिपति। हाउसेस को समझिए, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, देन 4th हाउस इज ओके, देन 2nd हाउस इज ओके। अब देखिए इसमें अगर ये 7th हाउस में बन जाता है तो भी अच्छे है, लेकिन जिस हाउस में बन जाता है उसके कारकत्व से राजयोग बन जाता है। जैसे अगर 5th हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो ये अपने एजुकेशन से, ज्ञान से इस राजयोग को फलित करेगा। 4th हाउस में है तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इन चीजों में ये राजयोग बन सकता है, और ये व्यक्ति पब्लिक फिगर बन सकता है, या जहां पे भी ये करियर करेगा उस करियर में पब्लिक के लिए अवश्य ये काम करेगा। 2nd हाउस में बहुत अच्छी संपत्ति को दे सकता है ड्यू टू द करियर, और 1st हाउस में है तो ये व्यक्तित्व ही बहुत ही अच्छा निर्माण करता है। 7th हाउस में पत्नी के थ्रू ये राजयोग फलित होगा। 11th हाउस में ड्यू टू द सोशल सर्कल, दोस्तों के कारण ये राजयोग फलीभूत हो सकता। तो डिपेंड है कि ये किस तरीके से बनेगा। अब ये हो गया। देन इसका एक नेक्स्ट वेरिएशन है, वो भी समझिए। अगर कुंडली में कहीं पर भी जुपिटर और सैटर्न एक साथ हो तो भी धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली के, जो ये काल पुरुष कुंडली है उसका जुपिटर 9th लॉर्ड होता है और सैटर्न 10th लॉर्ड होता है। तो जिस कारण ये नेचुरली काल पुरुष के धर्म कर्माधिपति लॉर्ड होने के कारण ये कुंडली में अगर सही से प्लेस है एक साथ तो डेफिनेटली धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है, और इसलिए सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन को बहुत ही अच्छा माना गया। कहीं ना कहीं तो इसमें ये भी कारण है। देन नेक्स्ट जो राजयोग है वो है केंद्र त्रिकोण योग, धन योग और राहु केतु। तो अब इसे देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग है। केंद्र जो भाव होते हैं वो पहले समझिए। देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, यानी कि 1st हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस और 4th हाउस। इसमें बलि किसको माना गया, यानी कि पावरफुल, मोस्ट पावरफुल केंद्र इज 10th हाउस एंड 1st हाउस।
देन जो ट्रायन है उसे पहले समझ ली। देन ये हो गए केंद्र। देन ट्रायन में या फिर कोन हाउसेस इसे कहेंगे हम, वो है 5th हाउस और 9th हाउस। अब इनका आपसी संबंध लॉर्डशिप से बन जाएगा तब भी ये केंद्र और कोण का राजयोग बन जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसे आप कैसे समझेंगे, देखिए। अब इसका ही एक स्वरूप है धर्म कर्माधिपति योग। लेकिन सपोज कीजिए कि 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड एक साथ है 11th हाउस में, तो ये भी बहुत ही अच्छा राजयोग। फर्स्ट लॉर्ड और 9th लॉर्ड कंजंक्शन 11th हाउस, देन फर्स्ट लॉर्ड 9th लॉर्ड कंजंक्ट इन 10th हाउस, ये भी बहुत ही अच्छा राजयोग। देन फर्स्ट हाउस 9th हाउस कंजंक्ट इन 2nd हाउस। तो ये धन भी देते हैं, व्यक्तित्व भी देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चीजें देते हैं। देन फर्स्ट लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इज इन द 5th हाउस, ये भी ग्रेड 1 राजयोग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से उभरेगी, ये दिखाता है, क्योंकि संतान भी इसकी राजयोग कारक ही होगी। देन यही लग्न लॉर्ड 9th हाउस, अगर आप समझिए कि 2nd हाउस में 3rd हाउस में इट्स ओके, लेकिन ये प्रमुख रूप से 10th हाउस, फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस और 5th हाउस में अगर है तो ये राजयोग बनाते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस को आप समझिए, जैसे कि सेम टिपिकली फर्स्ट हाउस और 5th हाउस अगर ये कंजंक्ट है 9th हाउस में, तो देखिए ये भी अपने आप में बेहतरीन राजयोग है। देन सेम फर्स्ट लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, ये करियर के लिए एक्सलेंट राजयोग है, व्यक्तित्व भी देता है, करियर भी देता है, सब कुछ चीजें प्रदान करता है। तो इस तरीके से केंद्र और कोण का संबंध होना चाहिए, तब ये राजयोग बनाते हैं। अब देखिए, ये अगर सपोज कीजिए कि लग्न लॉर्ड और 9th 12th हाउस में, तो इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति का राजयोग कहीं ना कहीं तो परदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेन ऑन साइट जॉब से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी ये फॉरेन से कनेक्टेड होगा, इसका राजयोग अवश्य ही फलीभूत होगा। हाउस को देखिए, अगर षष्ठ भाव में है, अगर ये व्यक्ति मेडिकल फील्ड में है, फार्मेसी सेक्टर में है, हेल्थ केयर सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, तो ये राजयोग बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होगा। अगर ये लॉ सेक्टर में काम कर रहा है तो ये राजयोग बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होगा। इस तरीके से 8th हाउस में कहीं ना कहीं तो ये ज्ञान भी देता है, लेकिन ये उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता, राजयोग नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट अवश्य ही करता है। तो केंद्र और कोण का संबंध जब भी आपस में मिल जाता है, एक राजयोग बन जाता है। कौन सा भी केंद्र लीजिए और कोण लीजिए, लेकिन मोस्ट 10th हाउस और लग्न, ये केंद्र और 5th हाउस और 9th हाउस, ये कोण, ये बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं। जैसे कि 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक साथ लग्न में हो, 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक साथ 11th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 9th हाउस में, तो ये करियर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वो सब चीजें देंगे। तो हाउस भी इंपॉर्टेंट है और लॉर्डशिप भी इंपॉर्टेंट है। प्राइम केंद्र में फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और कोण में 9th हाउस और 5th हाउस, ये महत्वपूर्ण है। इनसे राजयोग घटित होता है और ये व्यक्ति को डेफिनेटली आगे बढ़ाता है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कौन से, यानी कि केंद्र तो हो गया, लेकिन कौन हाउसेस जो है ये और ये 5th और 9th हाउस, ये भी राजयोग देते हैं। कैसे? अगर ये कहीं पर भी सपोज कीजिए लग्न में हो, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा राजयोग देंगे। 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड लग्न में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, एक्सलेंट राजयोग। लेकिन अगर ये षष्ठ भाव में है तो ये कैसे राजयोग बनाते हैं वो समझे। 5th हाउस और 9th हाउस को तारक भाव कहा जाता है। तारक हाउसेस यानी तारने वाली शक्ति इन भावों में छुपी हुई है। तो सपोज कीजिए कि ये 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड षष्ठ भाव में जब भी एकत्रित होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो
ये व्यक्ति को क्रोनिक डिसीज से भी बचाते हैं, तार पाते हैं, तारने की शक्ति होती है। देन ये कंपटीशन में उसे तारते हैं, आगे रखते हैं। इस तरीके की इसकी इनकी खासियत होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो फिफ्थ लॉर्ड और ये कहीं ना कहीं तो अगर एक साथ हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली यहां पर मैं देता हूं, उसे देख के आपको ये पता चलेगा। देखिए इस कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर, नाइन्थ लॉर्ड है मून। अब ये एक साथ है, देखिए मून और जुपिटर सिक्स्थ हाउस में, और वो भी सैटर्न के साथ। तो जब इस व्यक्ति को, ये पॉलिटिशियन शरद पवार जी की कुंडली है, तो उनको 2000 से सैटर्न की दशा आरंभ हो चुकी थी। तब इनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा ड्यू टू द हेल्थ, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था। लेकिन उस कैंसर से वो कैसे सरवाइव हो चुके, देखिए तारक भाव, तारक फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड एक साथ षष्ठ भाव में है सैटर्न के साथ, तो जिस कारण इन्होंने सैटर्न को भी सरवाइव किया और हेल्थ को भी सरवाइव किया। सैटर्न को सरवाइव करने का मतलब उनको करियर में स्ट्रगल हुआ, उनको कांग्रेस से निकाल दिया, लेकिन फिर भी अपनी खुद की पार्टी खड़ी की। एक कहीं ना कहीं तो वो जीवित रहे और पॉलिटिक्स में भी टिके रहे। तो वो तारने की शक्ति, वो क्यों, ड्यू टू द फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस, चलती रही, चीजें चलती रही। इस तरीके से होता है। तो जब भी ये फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड एक साथ कहीं पर भी मिल जाते हैं, वो उस भाव को ही तारते हैं। ये इनकी पावर है। तो इस तरीके से दूसरा, केंद्र और त्रिकोण कहीं ना कहीं तो धन योग का भी निर्माण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो धन हाउसेस कौन से हैं वो पहले जान लीजिए। धन हाउस इज 11th हाउस एंड सेकंड हाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट। देन फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस ये है ही, लेकिन जब भी सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक साथ 11th हाउस में हो, या सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड एक साथ मिलकर सेकंड हाउस में हो, तो ये धन योग करते हैं। देन सेकंड हाउस और फिफ्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो ये धन योग बन जाता है। देन सेकंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, ये धन योग बन जाता है। देन सेकंड लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस और सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये भी धन योग बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। देन फिफ्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस, ये भी धन योग देते हैं। तो इस तरीके से धन योग का निर्माण होता है कुंडली में। देन राहु केतु के साथ जब भी केंद्र के या ट्राइन के कोण के, मैं कहूंगा खास तौर पर पंचम भाव और नाइन्थ लॉर्ड का प्लैनेट राहु और केतु के साथ केंद्र में जब आते हैं, तब कहीं ना कहीं तो राहु और केतु राजयोग का निर्माण करते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है और वो केतु के साथ है लग्न में, तो कहीं ना कहीं तो ये केतु को राजयोग कराएगा। पहले सैटर्न केतु कहीं ना कहीं तो सेटबैक देते हैं, डिफिकल्टीज का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफिकल्टी के बाद ये केतु राजयोग का निर्माण अवश्य ही कराए उस व्यक्ति के जीवन में। सेम अगर नाइन्थ लॉर्ड सपोज कीजिए जुपिटर है और जुपिटर केंद्र में यानी कि 10th हाउस में है राहु के साथ, तो ये करियर में डेफिनेटली राजयोग का निर्माण करेगा। और जब राहु की दशा आएगी तब, अंतरदशा आएगी तब, इस तरीके से राजयोग फलीभूत होते हैं राहु और केतु के। स्पेशली कोण हाउसेस के साथ राहु होना चाहिए, केतु, लेकिन केंद्र में होना चाहिए, तब ये राजयोग का निर्माण करते हैं। और वो कब करेंगे, उनकी खास तौर पर दशा में। एक्सचेंज योग, ये देखिए ये एक हाईली इंपैक्टफुल राजयोग होता है। एक्सचेंज योग यानी कि अनन्य योग, जिसे समझना बहुत आवश्यक होता है। अब ये देखिए दो तरीके से ये मैनिफेस्ट होता है। पहले पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम इसकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे। तो जब भी दो हाउसेस के बीच में
एक्सचेंज होता है राशि लॉर्ड, तब इसे एक्सचेंज राजयोग कहा जाता है। यानी कि कैसे, हालांकि इस पे एक सेपरेट एक वीडियो बन सकती है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर। जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड है सन। अब ये सन यहाँ पे सेवंथ हाउस में प्लेस है, और ठीक उसी समय सेवेंथ लॉर्ड जो कि वीनस है, वो सन की राशि में विराजमान है, प्लेस है। तो डेफिनेटली ये दोनों राशि लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज हो गए। यानी कि सेवेंथ लॉर्ड वीनस इज इन द फिफ्थ हाउस इन लियो साइन, सिंह राशि में, और उसी वक्त लियो का लॉर्ड सन लिब्रा साइन में सेवंथ हाउस में। तो ये राशि परिवर्तन या एक्सचेंज योग कहा जाता है। ये एक्सचेंज योग बहुत अच्छा माना जाता है। अब किन हाउसेस में, वो पहले समझिए। ये सबसे हाईली इंपैक्टफुल होता है टेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस के एक्सचेंज में। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर को ही कंसिडर कीजिए, और जुपिटर है टेंथ हाउस में, और टेंथ लॉर्ड सैटर्न यहाँ पर नाइन्थ हाउस में। तो ये हो गया एक्सचेंज योग। और यहाँ पर एक चीज को याद रखिए, इसमें दो राजयोग का निर्माण हुआ है एक ही साथ। पहले धर्म कर्माधिपति योग, और देन अनन्य योग यानी कि एक्सचेंज योग। तो ये हाईली पावरफुल राजयोग कहा जाए, जो कि इस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के कुंडली में हो तो उसे अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए। तो देन हाउसेस, नेक्स्ट हाउसेस देखिए, फर्स्ट हाउस एंड नाइन्थ हाउस, इनमें जो भी एक्सचेंज योग होता है वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर अगर लग्न में हो, और लग्न लॉर्ड मार्स अगर नाइन्थ हाउस में हो, तो ये फर्स्ट ग्रेड राजयोग है। देन नेक्स्ट इज टेंथ हाउस एंड लग्न भाव, इनके बीच का एक्सचेंज योग, ये भी पावरफुल माना जाता है। यहाँ पे देखिए टेंथ लॉर्ड सैटर्न अगर लग्न में है, और लग्न लॉर्ड मार्स उसी समय टेंथ हाउस में है, तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये करिए उस हाउसेस के अकॉर्डिंग, तो ये क्या परिणाम देगा, ये व्यक्ति को एक हाई इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी सोच देगा, स्ट्रैटेजी मेकिंग देगा, करियर देगा, अपने करियर में ग्रोथ ये हासिल करेगा। देन फिफ्थ, देन लग्न लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड, इनके बीच का एक्सचेंज योग भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पे लग्न लॉर्ड मार्स इज इन द फिफ्थ हाउस, और उसी समय फिफ्थ लॉर्ड सन इज इन द लग्न। तो ये पावरफुल राजयोग है, एक्सेलेंट। देन उसके बाद लग्न लॉर्ड एंड 11th हाउस के बीच का राजयोग, एक्सचेंज योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देन सेकेंड हाउस और 11th हाउस, इनके बीच का एक्सचेंज योग, यानी कि 11th लॉर्ड इज इन द सेकेंड हाउस और सेकेंड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, जब भी ये एक्सचेंज योग होता है तो ये धनवान बनाता है, व्यक्ति को वेल्दी बना देता है। देन उसके बाद फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से ये राजयोग का निर्माण करते हैं। तो डेफिनेटली ये राजयोग जो भी एक्सचेंज योग है वो प्राइम फैक्टर है, एकदम महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू आप देखिए यहाँ पर, कि जब भी एक्सचेंज योग होता है उसके बाद ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो वो दो प्लैनेट्स अपने खुद के राशि में हैं, ऐसे इमेजिनरी आपको समझना पड़ता है। उस तरीके की पावरफुल सिचुएशन आपको समझनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमने लिया यहाँ पे लग्न और टेंथ हाउस का, तो यहाँ देखिए लग्न लॉर्ड मार्स इन टेंथ हाउस, और टेंथ लॉर्ड सैटर्न अगर लग्न में है, तो ये इन्होंने तो एक्सचेंज तो किया है, लेकिन आपको क्या समझना है उसी वक्त कि ये अपने खुद के राशि में ही है। यानी कि मार्स लग्न में ही है, यानी कि लग्न में होने जैसा पावरफुल है, या लग्न में आप प्लेस है ऐसा समझ सकते हैं, और सैटर्न भी टेंथ में है ऐसा समझ सकते हैं एज इमेजिनरी। यानी कि कहीं ना कहीं तो ये जो एक्सचेंज होने के बाद सैटर्न लग्न में गया है वो डेबिलेटेड है, लेकिन वो डेबिलेटेड जैसा नहीं इंपैक्ट करेगा। उसका देखिए, उसका जो एस्पेक्ट है सेवंथ हाउस पे वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ड्यू टू द एक्सचेंज
वो एक एस्पेक्ट की पावर भी कहीं ना कहीं तो कम हो जाती है। तो इस तरीके से इन चीजों को देखना पड़ता है। हालांकि एक्सचेंज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता रहा हूं। देन नेक्स्ट है विपरीत राजयोग। ये एक महत्वपूर्ण राजयोग है, हालांकि इससे बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। विपरीत राजयोग निर्माण करने वाले हाउस है षष्ठ भाव, देन 8th और 12th हाउस। अब ये है क्या, ये पहले समझ। इनके जो लॉर्ड है वो इन्हीं हाउसेस में होने चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए कि 8 लॉर्ड इज इन द 6th हाउस। अब यहां पर 8 लॉर्ड है मार्स, और मार्स षष्ठ भाव में है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज को समझिए कि ये सिर्फ 6th हाउस से होने से राजयोग नहीं निर्माण करते, उसके साथ साथ इनके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट होना चाहिए, या तो सैटर्न का, या तो मार्स का, या फिर ये मार्स राहु या केतु के साथ होना चाहिए, तभी वो विपरीत राजयोग बन जाता है। यानी कि पूरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। और एक बात को समझिए, विपरीत राजयोग वो लगता तो है राजयोग, लेकिन वो अपने पीछे, राजयोग के पीछे कुछ दुर्भाग्य भी लेकर आता, कुछ ऐसी घटनाएं उसके पीछे छुपी हुई होती है जो नुकसान अवश्य ही करती है। यानी कि राजयोग पहले दे देंगी, लेकिन राजयोग के पीछे संकट छुपे हुए होते हैं विपरीत राजयोग में। और विपरीत राजयोग इंसान को सही चीजों से नहीं मिलता। यानी कि बहुत ही स्ट्रेट तरीके से सीधे साधे इंसान को विपरीत राजयोग की प्राप्ति नहीं होती। कुछ टेढ़ा करने से, अनइथिकल चीजें करने से ही विपरीत राजयोग फलीभूत होता है। और विपरीत राजयोग में बात समझिए कि ये कहीं ना कहीं तो नुकसान कारक भी होता है। पहले राजयोग देता है और कुछ नुकसान भी करवाता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, सपोज कीजिए कि 6th लॉर्ड है यहाँ पर मर्क्यूरी, और वो मर्क्यूरी 8th लॉर्ड में चला गया, तो ये विपरीत राजयोग का आधा पार्ट हुआ। अगर इस मर्क्यूरी के ऊपर सैटर्न 11th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, या 2nd हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर मार्स कहीं ना कहीं तो 5th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सैटर्न यहां से और सैटर्न यहां से, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। या फिर ये मरकरी केतु के साथ है या राहु के साथ है, तो ही ये विपरीत राजयोग पूरी तरीके से बन जाता है, नहीं तो इसे विपरीत राजयोग नहीं कहा जा सकता। और ये किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है वो भी मैंने बता दिया। तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनका कॉम्बिनेशन जब भी बन जाता है लॉर्ड्स इनके ही हाउस में, और उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट है, तो भी विपरीत राजयोग बन जाता है। अब नेक्स्ट है स्पेशल कंजंक्शन। अब ये स्पेशल कंजंक्शन जो है वो भी राजयोग का निर्माण करते हैं। अब स्पेशल कंजंक्शन कौन से है? मून और मार्स एक साथ अगर हो तो ये लक्ष्मी योग कहा जाता है। ये धन संपत्ति देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, पावर भी देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है, लग्न में मार्स और मून है, हालांकि वो उनके पास धन, यानी उनको खुद को धन नहीं लगता, लेकिन उनके पास धन देने वाले लोग बहुत। यानी कि जब 2014 में वो इलेक्शन के लिए खड़े थे, तब उन्होंने जो इलेक्शन के लिए संपत्ति चाहिए वो देने वाले लोग उनके पास थे, तो जिस कारण वो ग्रैंड तरीके से अपने प्रचार को कर पाए। तो वो इस तरीके से भी फलीभूत होता है। देन मून जुपिटर का कंजंक्शन एक्सलेंट है। ओके, गजकेसरी योग कहा जाता है इसे, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा योग है या कंजंक्शन है। देन सैटर्न जुपिटर, जो मैंने ऑलरेडी कहा है। देन जुपिटर वीनस का कंजंक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ही हाउसेस, लग्न हाउस में बहुत अच्छा है, 9th हाउस में अच्छा है, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में अच्छा है, 4th हाउस में अच्छा है, 5th हाउस, 7th हाउस में ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अवश्य ही कर देता है। ओके, जुपिटर वीनस का, लेकिन अदर इन हाउसेस में ये राजयोग का निर्माण करता है। ज्ञान कारक होता है, 8th हाउस में ज्ञान, यानी कि ज्ञान और भोग एक साथ देता है जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन। ये ज्ञानी भी होगा और भोगी भी होगा। देन सन और मर्क्यूरी का कंजंक्शन जब भी हो
बुधादित्य योग कहा जाता है। तो इसका एक चीज समझिए, ये राजयोग 8th हाउस, खासतौर पर 8th और 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 8th और 12th में ये एक राजयोग बना देता है, और ये इस तरीके से राजयोग बना देता है कि ये व्यक्ति को बहुत होशियार, इंटेलिजेंट करता है और रिसर्च करता है व्यक्ति कहीं ना कहीं। तो जिस कारण मर्क्यूरी और सन राजयोग का निर्माण कर दे। अगर एग्जाम्पल एक चार्ट लेते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि एक चार्ट है जिसमें 8th हाउस में सन और मर्क्यूरी है। वो देखिए सन और मर्क्यूरी 8th हाउस में। अब यहाँ पे धर्म कर्माधिपति योग भी बन गया, यानी कि 9th लॉर्ड सन और 10th लॉर्ड मर्क्यूरी 8th हाउस में। तो अब इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? देखिए, सन और मर्क्यूरी 8th हाउस में होने के कारण ये इस व्यक्ति ने अपने जीवन में रिसर्च किया, ये रिसर्च साइंटिस्ट है, और धर्म कर्माधिपति योग यहाँ पर बन रहा है 8th हाउस में, तो रिसर्च के कारण इसे राजयोग मिला। तो एक साइंटिस्ट है और इसने बहुत बड़ी खोज की है, और ये बहुत अच्छे लैब में काम करता है, बहुत हाई सैलरी पे और इम्पैक्टफुल काम ये करता है। और देखिए यहाँ पे जो ये डिस्पोजिटर इसका वो 12th हाउस में, कहीं ना कहीं तो ये फॉरेन में जाकर अपना रिसर्च करेगा, फॉरेन में काम करेगा, और कहीं ना कहीं तो विदेश से इसे ये राजयोग फलीभूत हो। तो ये सभी चीजें इसके जीवन में इसे देखने को मिली है। देन नेक्स्ट कंजंक्शन है सन और जुपिटर का कंजंक्शन भी अच्छा माना जाता है, लेकिन वो 1st हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 5th हाउस में। तो ये भी कंजंक्शन इस तरीके से अगर कुंडली में है तो ये राजयोग का निर्माण करते। तो जितना हो सके मैंने बता दिया है, शॉर्ट्स में मैंने बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।